मैथ्स बाय MK represented by MK Srivastava. Maths by MK represented by MK Srivastava. हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू मैथ्स बाय MK चैनल। आज के इस पार्ट में हम लोग देखेंगे क्लास 9th और 10th की मैथमेटिक्स का एक चैप्टर प्रायिकता। प्रायिकता जल्दी किसी से समझ में नहीं आती है, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सिंपल तरीके से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता को सीखने से पहले हमें बहुत सी चीज़ों को सीखना पड़ता है जो कि प्रायिकता तक पहुंचने में हमारे लिए बाधक होते हैं। अगर हम इन सारी चीज़ों को बहुत ही सिस्टम से नहीं सीखते हैं तो प्रायिकता हमारी समझ में कभी नहीं आएगी। इसलिए जितने स्टेप्स आपको बताए जा रहे हैं, जितनी हेडिंग्स आपको बताई जा रही हैं, उन हेडिंग्स को आप बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत इत्मीनान से देखिए, तो मेरा दावा है कि प्रायिकता आपकी समझ में आ जाएगी। प्रायिकता को डेवलप करने का जो श्रेय जाता है वो एक मैथमेटिशियन है पास्कल। पास्कल नाम के मैथमेटिशियन ने प्रायिकता को डेवलप किया। प्रायिकता को सीखने के लिए हमें कुछ हेडिंग्स की ज़रूरत है। पहले हम उन पर विचार करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रयोग कि प्रयोग क्या होता है। इस प्रायिकता के लैंग्वेज में प्रयोग का क्या मतलब है। जैसे अगर हम एक डाई को ले लें, सिक्का, एक कॉइन ले लें, सिक्के को यहाँ पर कॉइन भी कहा गया है, तो सिक्के को लेकर के अगर हमने सिक्के को लिया और इसको टॉस कर दिया, तो इस टॉस करने का मतलब हुआ कि हमने एक प्रयोग किया। अगर हम लूडो की गोटी ले लें और लूडो की गोटी को लेकर के, पासे को लेकर के अगर हमने ऐसे फेंक दिया, तो इसका मतलब हुआ कि हमने एक प्रयोग किया। अगर हमने किसी बॉल को लिया, बॉल को लेकर के हमने ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया, तो इसका मतलब हुआ कि हमने एक प्रयोग किया। अगर हमने एक ताश की गड्डी लिया, इस गड्डी में से हमने एक पत्ते को खींच लिया, ये, तो इसका मतलब हुआ कि हमने एक प्रयोग किया। प्रयोग का यही मतलब होता है। अगर कोई आदमी नदी में कूद गया तो मतलब हुआ कि उसने एक प्रयोग किया। तो ये रहा प्रयोग का मतलब कि जैसे अगर हमने एक बाल्टी पानी लेकर के उसमें एक कंकड़ को डाल दिया, हमने मान लीजिए एक बाल्टी पानी लिया और उसमें कंकड़ को डाल दिया, तो जाहिर सी बात है कि वो अगर इतना बड़ा कंकड़ है तो वो पानी में डूब जाएगा। फिर हमने क्या किया, फिर उस कंकड़ को हमने निकाल लिया और फिर उसी पानी में फिर डाल दिया, तो हमने देखा कि कंकड़ फिर डूब गया। हमने तीसरी बार भी ये एक्सपेरिमेंट किया, कंकड़ को फिर से उसमें डाला, फिर हमने देखा कि वो कंकड़ फिर डूब गया। हमने 20 बार ऐसा किया कि कंकड़ को हमने उस बाल्टी भरे पानी में डाला तो वो कंकड़ हर बार उसमें डूब गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस प्रयोग को हम चाहे जितनी बार करें, चाहे जितनी बार उस बाल्टी में हम बाल्टी भरे पानी में कंकड़ को डालेंगे, वह कंकड़ हर बार पानी में डूब जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इस प्रयोग का जो रिजल्ट है, इस प्रयोग का जो परिणाम है, वो पहले से निश्चित है कि वह कंकड़ पानी में डूब ही जाएगा। अगर हम दूसरे तरीके की बात करें कि एक ताश की गड्डी ले लें, या मान लीजिए अगर हम सिक्के को टॉस करें, अगर हम सिक्के को एक बार टॉस करते हैं, सिक्के को एक बार टॉस करने पर मान लीजिए कि हेड आ गया। पहली बार हमने सिक्के को टॉस किया और हेड आ गया। फिर हमने दूसरी बार सिक्के को टॉस किया तो हमने देखा कि फिर से हेड आ गया। लेकिन जब हमने तीसरी बार सिक्के को टॉस किया तो हमने देखा कि इत्तेफाक से टेल आ गया। और जब चौथी बार हमने सिक्के को टॉस किया तो हमने देखा कि हेड आया, पांचवी बार में टेल आया।
इस तरीके से इसके परिणाम बदल रहे हैं। भले ही हेड और टेल में से कोई एक आ रहा है, इस दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं आता है, लेकिन हम इस बात से श्योर नहीं है कि हमारा हेड आएगा कि टेल आएगा। जैसे पिछली बार के प्रयोग में क्या था कि बाल्टी के पानी में जब हम कंकड़ को डालते थे तो कंकड़ निश्चित रूप से पानी के अंदर डूब जाता था। सिर्फ एक ही रिजल्ट हमको प्राप्त होता था कि वह कंकड़ पानी के अंदर डूब जाता था। लेकिन यहाँ का जो रिजल्ट है वो दो टाइप का रिजल्ट दे रहा है, या तो हेड और या तो फिर टेल। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट अगर हम देखें, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट अगर हम करें तो हमने एक ताश की गड्डी ली और इस ताश की गड्डी को हमने खूब अच्छे तरीके से इसको फेंक दिया। फिर हमने इसमें से एक पत्ते को निकाला। इस एक पत्ते को निकालने पर हमने देखा कि हमें हुक्म का पंजा मिला। ठीक, फिर हमने क्या किया, इस पत्ते को इसमें डाल दिया। हमने फिर इसमें से इसको अच्छी तरीके से फेंट करके इसमें से दूसरा पत्ता निकाला। लेकिन हमने इस बार क्या देखा कि इस बार हमें ईंट का छक्का मिला। इसका मतलब हुआ कि जो पिछला रिजल्ट था, कोई जरूरी नहीं कि वही रिजल्ट फिर से हमको मिल जाए। फिर देखिए, हमने इस पत्ते को इसमें डाल दिया और फिर इसके बाद हमने इसको फेंट दिया। फेंटने के बाद फिर से हमने इसमें से एक पत्ता निकाला। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार हमें ईंट की दुक्की मिली। तो इस प्रयोग को हम जितनी बार करते हैं, इस प्रयोग का रिजल्ट बार बार चेंज हो रहा है। हो सकता है कि इसको इसमें डाल देने के बाद जब हम फिर एक पत्ते को खींचें तो फिर वो ईंट की दुक्की आ जाए। लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है कि इस पत्ते को खींचने पर वो हर बार हमको ईंट की दुक्की ही देगा। जैसे कंकड़ को डाल देने पर हर बार कंकड़ डूब ही जाता था, वैसा रिजल्ट इसमें नहीं मिल रहा है कि हर बार खींचने पर एक ही पत्ती हमको बार बार मिल रही है। तो इस तरीके से जब हमने कंकड़ को पानी में डाला तो कंकड़ हर बार पानी में डूब जाता था। या अगर एक दूसरे एक्सपेरिमेंट की बात हम करें तो हमने क्या किया कि एक कोई वस्तु हमने ले ली और उसको हमने ऊपर की तरफ फेंक दिया। हमने देखा कि वो वस्तु नीचे आ गई। हमने क्या किया, फिर हमने उस वस्तु को ऊपर की तरफ फेंक दिया। फिर हमने देखा वो वस्तु नीचे आ गई। हमने तीसरी बार भी इसको ऊपर फेंका, फिर देखा हमने ये वस्तु नीचे आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस टाइप का प्रयोग है, इसका जो परिणाम है वो हमको पता है कि हम बार बार करेंगे, बार बार इसको हम ऊपर फेंकेंगे, लेकिन ये वस्तु बार बार नीचे आएगी। यानी इसका परिणाम निश्चित है। हमको पहले से पता है कि यह वस्तु बार बार नीचे ही आएगी, यानी कि इसका परिणाम निश्चित हो गया, फिक्स हो गया। इसलिए इसको हम निश्चयात्मक प्रयोग कहते हैं। वस्तु को ऊपर फेंकना एक निश्चयात्मक प्रयोग है। हमने आपसे कहा कि वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं, यह एक प्रयोग है। अब ये कौन सा प्रयोग है, ये निश्चयात्मक प्रयोग है कि यादृच्छात्मक प्रयोग है। लेकिन हमने देखा कि हमने बार बार इसको ऊपर फेंका और ये बार बार नीचे ही आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि यह निश्चयात्मक प्रयोग हो गया। लेकिन ताश की गड्डी से जब हमने पत्ते को निकाला तो एक बार निकाला तो दूसरा पत्ता निकला, दूसरी बार निकाला दूसरा पत्ता निकला, तीसरी बार निकाला तीसरा पत्ता निकला। तो ऐसे प्रयोग को हम यादृच्छात्मक प्रयोग कहते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट फिक्स नहीं है। कभी एक पत्ता निकलेगा, कभी दूसरा निकलेगा, कभी तीसरा निकलेगा। सिक्के को अगर हम टॉस करते हैं तो कभी हेड आएगा, कभी टेल आएगा, कभी हेड आएगा, कभी टेल आएगा, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि हेड ही आएगा। इस तरीके से हम लोग निश्चयात्मक प्रयोग और यादृच्छात्मक प्रयोग का डिफरेंस हम लोगों ने देख लिया। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। तो हम देखते हैं निश्चयात्मक प्रयोग की क्या परिभाषा होती है। यदि किसी प्रयोग को बार बार दोहराने पर उसका परिणाम अपरिवर्तित रहता है, तब ऐसे प्रयोग को निश्चयात्मक प्रयोग कहते हैं। या किसी प्रयोग का परिणाम पहले से निश्चित हो या पहले से ज्ञात हो तो उसको हम निश्चयात्मक प्रयोग कहते हैं। जैसे हम लोगों ने साइंस में देखा है
कि जब हम हाइड्रोजन को तोड़ते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वह 2:1 का रेशियो होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो H/O, ये हमने देखा 2:1 का अनुपात होता है। चाहे जैसे भी हम चाहे जहां से जल को प्राप्त करें, लेकिन उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वह 2:1 का अनुपात होता है। अगर हम किसी झूले को खींच करके छोड़ देते हैं तो वो बार बार इधर और इधर इसी तरीके से गति करता है, ये हमको पहले से पता है। झूले को हम चाहे जितना खींचे, चाहे जितनी बार खींच के छोड़े, वो बार बार एक मध्य बिंदु के इधर उधर गति करेगा। तो इस टाइप का जो प्रयोग होता है, ऐसे प्रयोग को हम निश्चयात्मक प्रयोग कहते हैं। तो हम लोगों ने प्रायिकता के लिए थोड़ा सा देखा, आगे हम लोग देखेंगे कि यादृच्छात्मक प्रयोग क्या होता है। और आपको एक बात और हम बता दें कि जो प्रायिकता होती है वो निश्चयात्मक प्रयोग में नहीं होती है। जो निश्चयात्मक प्रयोग होता है वहाँ प्रायिकता की कोई बात नहीं होती है, प्रायिकता तो यादृच्छात्मक प्रयोग में होता है। नंबर 2 पे आता है यादृच्छात्मक प्रयोग। यादृच्छात्मक प्रयोग की परिभाषा होती है कि यदि किसी प्रयोग को बार बार दोहराया जाए और उसका परिणाम परिवर्तित हो जाए। परिवर्तित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यहाँ पर बल्कि थोड़ा सा हो जाना चाहिए कि परिवर्तित हो सकता है, तो उसे यादृच्छात्मक प्रयोग कहते हैं। ऐसा प्रयोग जिसको बार बार दोहराने पर उसका परिणाम परिवर्तित हो सकता है, उसे हम यादृच्छात्मक प्रयोग कहते हैं। या ये कहा जा सकता है कि जिस प्रयोग का परिणाम पहले से ना पता हो, उसे हम यादृच्छात्मक प्रयोग कहते हैं। जैसे अगर हमने सिक्के को फेंका तो हमें ये तो पता है कि हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं पता है कि हेड आएगा कि टेल आएगा। हमने पहली बार सिक्के को फेंका तो हेड आएगा कि टेल आएगा, ये हमें नहीं पता है। हेड आएगा या टेल आएगा ये तो पता है, कंफर्मेशन नहीं है कि हेड आएगा कि टेल आएगा। ताश के पत्ते से एक पत्ता खींचा, हमें नहीं पता कि वो कौन सा पत्ता आ सकता है, कोई भी पत्ता आ सकता है। तो ऐसे प्रयोग को हम यादृच्छात्मक प्रयोग कहते हैं। यादृच्छात्मक प्रयोग की एक और परिभाषा होती है जिसको अब हम देखते हैं। यादृच्छात्मक प्रयोग की एक और परिभाषा है जिसको हम देखते हैं। वह प्रयोग जो निम्नलिखित 3 शर्तों को संतुष्ट करता है। अगर वो नीचे दिए गए 3 शर्तों को संतुष्ट कर देता है तो ऐसे प्रयोग को हम यादृच्छात्मक प्रयोग कहते हैं। जैसे पहली शर्त तो ये है कि उस प्रयोग को उस शर्त में चाहे जितनी बार आप दोहराइए। जैसे सिक्का है, सिक्के को अगर हमने फेंका, सिक्के को फिर से फेंक सकते हैं, फिर फेंक सकते हैं, फिर फेंक सकते हैं, तो ये इसकी पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये है कि उस प्रयोग के सभी संभव परिणाम हमको ज्ञात हो, यानी कि उस प्रयोग को करने पर जितने परिणाम आ सकते हैं वो सारे परिणाम हमको पहले से पता हो। जैसे सिक्के को अगर हम फेंकेंगे तो चाहे हेड आएगा चाहे टेल आएगा, ये हमको पहले से पता है कि हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन हेड आएगा कि टेल आएगा, इसमें से कौन आएगा ये नहीं पता है। लेकिन ये पता है कि अगर हम सिक्के को फेंकेंगे तो या तो हेड आएगा और या तो फिर टेल आएगा, यही इसके संभव परिणाम होते हैं। और तीसरी शर्त इसकी कहती है कि लेकिन उस प्रयोग का निश्चित परिणाम ज्ञात ना हो, लेकिन उन दोनों हेड और टेल में से कौन आएगा ये हमको नहीं पता है। जैसे अगर हम सिक्के को ले लें, सिक्के को हम टॉस करें, सिक्के को ऊपर की तरफ फेंकें तो चाहे हेड आएगा चाहे टेल आएगा, लेकिन हेड आएगा कि टेल आएगा यह बात हमको नहीं कंफर्म है। अगर हम पासे की बात करें, पासे को फेंकें तो हमें उसके सभी संभव परिणाम पता है कि पासे को फेंकने पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें से कोई एक आएगा, ये तो हमें पता है। पासे को चाहे जितनी बार फेंकें हमें ये पता है कि इन 6 में से कोई एक रिजल्ट आएगा, लेकिन ये 6 आ सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है
कि 1 आएगा, कि 2 आएगा, कि 3 आएगा, कि 4 आएगा, कि 5 आएगा, कि 6 आएगा, ये हमें नहीं पता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि यादृच्छात्मक प्रयोग किसे कहते हैं। जितनी बातें आपको बताई गई, आप खूब इत्मीनान से वीडियो को देखिए, उसको समझिए, तो पूरी बातें आपकी समझ में धीरे धीरे आ जाएंगी। आज हम प्रायिकता पर सिर्फ यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन अगले पार्ट में हम इसके आगे के बारे में चर्चा करेंगे। एक बात और हम आपको बता दें कि जो प्रायिकता होती है वो निश्चयात्मक प्रयोग में नहीं होती। जब निश्चयात्मक प्रयोग होता है तो वहाँ पर प्रायिकता की बात नहीं आती है। प्रायिकता की बात तो केवल यादृच्छात्मक प्रयोग में होता है। और इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। प्रायिकता का ये लेक्चर आपको पसंद आया कि नहीं पसंद आया, आप इस पर सोचिए, विचार कीजिए और उसके बाद फिर अपना कमेंट बॉक्स में डालिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।